अच्छा, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है? इस ट्रेड ऑफ को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, सच एज ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, बायस, वेरियस। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अब अगर हम देखें कि हमारे पास मॉडल्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल पढ़ा, नाइव बेस देखा, और भी बहुत से मॉडल्स हैं। तो इन सब के लिए एक बायस वेरिएंस होता है, एक बायस होता है, एक वेरिएंस होता है, और उन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ हो रही होती है। एक ऑप्टिमल बायस और वेरिएंस लिया जाता है ताकि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में क्या फ़र्क है? अंडर फिटिंग इज़ व्हेन हमारा जो ट्रेनिंग डेटा दिया है मॉडल को, उस पे ट्रेन तो हो गया मॉडल, उसने बेस्ट लाइन फिट कर दी। अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो कुछ अगर इस तरीके से हमारा डेटा सेट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें समझ आ रहा है कि ये जो डेटा है इसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, लेकिन हमने इस पर लीनियर रिग्रेशन लगा दिया और इसने एक ऑप्टिमल ये लाइन फिट कर दी इस पर, ठीक है। तो इसको हम अंडर फिटिंग कह सकते हैं। ये अपना एरर तो मिनिमाइज़ कर सकता है, बट स्टिल जब टेस्ट करेंगे तो उसमें टेस्ट एरर होगा, विच लीड्स अस टू बायस, ठीक है। मतलब हम इसमें क्या होता है, अंडर फिटिंग में जो हमारा मॉडल है वो हमारे ट्रेनिंग सेट का जो डेटा है उसका रिलेशनशिप को ज़्यादा गहराई से स्ट्रक्चर नहीं कर पाता, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ और को इग्नोर कर देता है। एज़ कम्पेयर टू दिस अंडर फिटिंग है, ये तो अंडर फिटिंग हो गई। ओवर फिटिंग क्या है? ओवर फिटिंग है कि भाई हमारे पास यही डेटा है, ठीक है, इसी तरीके का है, और हमने कुछ ऐसी मॉडलिंग टेक्निक लगा दी है कि वो बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया, उस पर इस तरह के कुछ उसने कर्व दे दिया है। मतलब ये सारे डेटा पॉइंट पे ठीक जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको टेस्ट डेटा देते हैं तो उस पर वो बहुत ज़्यादा जो है ले लेता है, फ़र्क आ जाता है। तो दिस लीड्स टू टेस्ट एरर टू बी वेरी लार्ज। इसमें यह है, देखें, अंडर फिटिंग में भी टेस्ट एरर है, इसमें भी टेस्ट एरर है, बट यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रेनिंग डेटा है ना उसमें एक हमारे पास होती है नॉइस, वो उस नॉइस को भी कैप्चर कर लेता है। मतलब इतना डिटेल में स्ट्रक्चर को ले लेता है कि बाद में जब टेस्टिंग की बारी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आने लग जाता है। तो ये होती है ओवर फिटिंग, जब आप ट्रेनिंग डेटा पे हमारा मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देने लग जाए, मतलब एरर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, और जब हम टेस्ट करने लगे तो बड़ा एरर आ रहा हो। तो इसमें कहते हैं कि हमारे मॉडल ने की कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो वो लीड करता है वेरिएंस पे, ठीक है। तो जब हमारे पास बायस ज़्यादा होता है तो वेरिएंस कम होती है। इसका क्या मतलब है? वेरिएंस कम कब होगी? जब हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं कर रहा होगा और इस वजह से हमारे पास जो है एरर कम आ रहा होगा, तो उसमें बायसनेस ज़्यादा होगी। और अगर बायसनेस कम है, अब अगर हम इसमें देखें, यही वाला डेटा है ना, ठीक है, यही वाला डेटा था, लेकिन उस पर जो उसने लाइन फिट की है वो इतनी अच्छी फिट कर दी कि उसका ट्रेनिंग में जो एरर था वो बहुत ही कम आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इसका बायस तो कम है, लेकिन इसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, ये वेरी बहुत कर रहा है, लेकिन इसका वेरिएंस कम है। हम ये कह सकते हैं जब इसको हम ट्रेनिंग डेटा दिखाएंगे तो ट्रेनिंग डेटा किसी हद तक इस पर फिट बैठ रहा होगा, मतलब, लेकिन इसके क्या है, बायसनेस बहुत ज़्यादा है, ख़राबी बहुत ज़्यादा है इस मॉडल के अंदर। इस मॉडल में ख़राबी नहीं है, लेकिन जब इसको टेस्ट डेटा पे गो थ्रू कराएंगे तो इस मॉडल की ख़राबी हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो ख़राबी वेरिएंस की वजह से आती है। तो फॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि इफ़ अ मॉडल प्रिडिक्ट्स एक्यूरेटली ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट बट डज नॉट जनरलाइज वेल ऑन अदर टेस्ट एग्जाम्पल्स, इसकी बात हो रही है, ठीक है। दैट इज़ इफ़ द ट्रेनिंग एरर इज़ स्मॉल बट द टेस्ट एरर इज़ लार्ज। जो ट्रेनिंग एरर है वो तो स्मॉल है, लेकिन टेस्ट एरर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है अंडर ओवर फिटिंग हो रही है, ठीक है। वी से दैट द मॉडल अंडर फिट्स द डेटा इफ़ द ट्रेनिंग एरर इज़ relatively large and typically the test error is relatively
स्मॉल। तो इसमें जो है टेस्ट एरर होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग के वक्त जो लाइन फिट कर रहे हैं ना वो अंडर फिट कर रही होती है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब इन दोनों की वजह से टेस्ट एरर ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम जब डेटा टेस्ट करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। अंडर फिटिंग में भी आता है और ओवर फिटिंग में भी। तो जो बायस है और वेरिएंस है वो दोनों टेस्ट एरर की दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बस इसमें यह है कि एक की वजह से हमारे पास बायस ज़्यादा हो रहा है और दूसरे की वजह से हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा हो रही है। तो बायस इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस। मतलब हाई बायस होगा तो वेरिएंस लो होगी, हाई वेरिएंस होगी तो बायस लो होगा। इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, जब अंडर फिटिंग होती है तो हमारे पास बायस तो ज़्यादा होता है लेकिन वेरिएंस कम होता है, और जब ओवर फिटिंग होती है तो हमारे पास बायस कम होता है लेकिन वेरिएंस बढ़ जाता है। तो ये भी इसका पॉइंट है। आप ये कह सकते हैं कि जब हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाले डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो अंडर फिटिंग होगी ही होगी। और ओवर फिटिंग में हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, लाइक डिसीजन ट्रीज़ हैं, तो वो उस पर अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग हो सकती है। ओवर फिटिंग में क्या होता है, वो जो डेटा के अंदर नॉइज़ जो होती है ना उसको भी कैप्चर कर रहा होता है, जबकि नॉइज़ का हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी मॉडल नॉइज़ को नहीं हैंडल कर सकता। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इस वजह से ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो एक गुड बैलेंस है कि उसमें बायस भी लो है, वेरिएंस भी लो है, एंड इट इज़ अ गुड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है वो इसीलिए है कि पहले हम बायस और वेरिएंस को समझ लें कि वो क्या है, और फिर उनकी जो ट्रेड ऑफ करें वो मॉडल में ऐसे हो कि बायस भी कम हो मॉडल का और वेरिएंस भी कम हो, ताकि हमें जो एरर रेट है वो भी कम मिल रहा हो और हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन और अच्छी हो जाए। तो अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर अब मैथमेटिकली देखा जाए तो हमारे पे कुछ टर्म्स हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन, वो हमें पता है कि भाई जो डेटा दिया हुआ है उस सबको ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दो, विच इज़ 1/m समेशन ऑफ i टिल m, और x समझे हमारे पास एक डेटा सेट है और इन सबको ऐड कर देंगे। एक होता है वेटेड मीन। वेटेड मीन को हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, और इससे डिनोट किया जाता है ऐसे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स में बहुत सारे डेटा हो सकता है, ठीक है, और इसे हम फर्स्ट मूवमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डेटा, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स, दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स, और ये हम यूज़ करते हैं i टिल m p ऑफ x x ऑफ i, जब हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये है कि हर एक डेटा पॉइंट के साथ उसका एक प्रोबेबिलिटी, एक वेट जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से हम मीन निकालते हैं, वेटेड मीन। अगर हम कोई डेटा सेट लें, उसको इससे करें या इससे करें, आंसर सेम आएगा, बट दिस रिप्रेजेंट हाउ द डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वो नहीं करता, ये जैसे सिंपली मैथ्स बता देता है, ये पूरी डेटा की एनालिटिक्स बताता है कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, डेटा कितना मायने रखता है, कौन सा डेटा, ये सब, ठीक है। वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं ऐसे, वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है, इज़ बेसिकली द वेटेड मीन ऑफ x माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये चीज़ ज़ीरो हो तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x विल बी e ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो यहाँ पे डाल के देख लेंगे, ये ज़ीरो होगा तो एक्स स्क्वायर सिर्फ इस पे लग जाएगा, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे ये है सेकंड मोमेंट, ठीक है। अब हम जो है पूरी एक डेरिवेशन के तौर पे इसको करते हैं। अगर हम इसी को लें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। वो इस तरीके से लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर इस पूरे के ऊपर है, प्लस सॉरी यहाँ प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ एक्स, ठीक है, ये प्लस है। देन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमें क्या देगा, एक नंबर देगा, और उस एक नंबर पे जब हम दोबारा ये लगाएंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार में शो कर देते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल यू लिख देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब लूँगा मैं कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसका ये x है, ठीक है, हमने इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, ठीक है, ये कुछ ऐसे इक्वेशन थी। तो जब ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 आएगी तो ई ऑफ 1 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, यही देगा वापस। तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही लगा सकता हूँ, तो इसलिए ये काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है 2, अब x ई ऑफ एक्स तो इससे मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा ये, और ये ई इस पे जब अप्लाई होगा तो वापस वही कंडीशन आ जाती है ये वाली। तो इसको भी मैं एक ही बार अगर लिख दूँ देन इट विड बी मच बेटर। और इन दोनों को जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2 ई पावर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, -e x होल स्क्वायर, एंड दिस इज वेरिएंस, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये था एक पार्ट, इसको हम एक मॉडल के लिए भी डिराइव करके देखेंगे कि ये तो एक हमने एक्स रैंडम वेरिएबल ले लिया था, अब हमने इसको देखना है एक मॉडल पे अप्लाई करके, फिर हमें एक बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की एक इक्वेशन मिलेगी जो हमें बता रही होगी कि इस मॉडल के लिए आप यहाँ से बायस वेरिएंस निकालें और ये वाली पैरामीटर्स चूज़ करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब हम एक ये लिख रहा हूँ मैं एक इक्वेशन, y इक्वल्स f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन, दिस इज नॉइस, दिस इज एक्चुअल y एंड दिस इज मॉडल, ठीक है। मॉडल जो आउटपुट देता है उसमें भी नॉइस इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, ये मॉडल नहीं है, मेरे से गलती हुई, मॉडल अब हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है कि भाई हम जो टेस्ट डेटा जमा कर रहे थे वो भी हमें कहीं से मिल रहा था। सो लेट्स सपोज ये वो फंक्शन है जो हमें टेस्ट ट्रेनिंग डेटा देता है और उसमें एक नॉइस आ जाती है, तो वो हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। एक्स हम इसे इनपुट करेंगे, वो हमें आउटपुट देगा, उसमें नॉइस भी ऐड हो जाएगी और वो हमारा ट्रेनिंग डेटा जमा होता जाएगा। फिर हम बनाते हैं एक मॉडल विच इज़ दिस, ये मॉडल है,
ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो एरर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है और जो मॉडल आउटपुट दे रहा है. व्हाट इज़ दिस, ये. ठीक है, ये हमारे एरर आ जाएगा. अगर हम इसे यूं करके लिख लें तो वो क्या होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर. ठीक है, जितनी भी ट्रेनिंग एग्जाम टेस्ट एग्जाम्पल्स हैं उन सब के निकालेगा और उनका स्क्वायर कर देगा, वो हो जाएगा मीन स्क्वायर्ड एरर. अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, अगर हम इस पे ये लगा दें, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं. एक्स को हम बोल सकते हैं ये वैलिडेशन सेट है, जो हमने ना बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा था उसमें हमने इतने की ट्रेनिंग कर ली, जो इतना बचा है ना अब ये वैलिडेशन टेस्टिंग हो रही है. ठीक है, तो वो वैलिडेशन टेस्टिंग में हमारे पास ये एरर निकल के आ रहा है, तो यहाँ से ये आ गया. अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये जो y है इसकी जगह मैं ये वाली इक्वेशन पुट कर दूँगा. ठीक है, तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से. y की जगह मैं लिख दूँगा f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन नॉइस. ठीक है, फिर माइनस ये वाली चीज़ लिख देंगे f हैट x, और ये स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू. फिर हम वही जो पिछले उसमें किया था ना कि हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये हमारे पास पूरी एक टर्म है, इसको a ले लेंगे, ये हमारे पास एक टर्म है b ले लेंगे. ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसको अलग कर दूं, सिर्फ इन दोनों का काम कराता रहूं. ठीक है, इसको मैं अब क्या कर देता हूं अपनी आसानी के लिए, कुछ इस तरीके से करके लिख देता हूं. ठीक है, होल स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. अब ये मेरे पास a है, ये b है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ. अच्छा, अगर हम इसको यूँ ना लें, यूँ ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा a कंसिडर हो जाएगा और ये हमारे पास पूरा b कंसिडर हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो सारी टर्म्स है ना, तो हम उनको आगे पीछे करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं. तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या होगा, f ऑफ x, ये पूरी एक टर्म हो जाएगी a स्क्वायर f ऑफ x माइनस f कैप ऑफ x. ठीक है, ये पूरी स्क्वायर, फिर प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर और माइनस 2 ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो मैं इसको इस तरीके से करके लिख देता हूँ f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x प्लस एप्सिलॉन. अच्छा, इनको एक साथ लिखने का एक मकसद ये भी है कि हम सिर्फ अगर दो मॉडल्स के दरमियान डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वो आ जाए, नॉइस अलग हो जाए बिल्कुल, तो इसलिए भी हमने इसको एक टर्म बांध लिया और इसको अलग टर्म बांध लिया है. ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम ये कर रहे हैं. तो ये कर लिया हमने. नेक्स्ट हम फिर वही करेंगे, ई इन सब पे अप्लाई हो जाएगा. ई जब इस पे अप्लाई होगा तो कुछ यूँ देखेगा हमें, f ऑफ x माइनस f कैप ऑफ x होल स्क्वायर. ठीक है, ये प्लस एप्सिलॉन ये वाला स्क्वायर, ये और माइनस 2 मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट नंबर है. ई इस पे अप्लाई होगा तो यही आउटपुट दे रहा होगा, माइनस f कैप ऑफ x, और फिर एक इस पे भी अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास, ये एक्चुअल हमारे पास नॉइस है, ये नॉइस का वेरिएंस है, इसको हम कहते हैं नॉइस वेरिएंस. ठीक है, इसकी जगह तो मैं ये लिख दूंगा. अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अच्छा,
यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि ये असल में एप्सिलॉन इन दोनों के साथ है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये भी ठीक है, आगे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं कर दे तो इट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, तो मैं यहीं पे अगर इसको यूं करके लिख लूँ कि 2 है एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन माइनस एफ कैप ऑफ एक्स एप्सिलॉन। ठीक है, फिर इस पूरे पे ही अप्लाई होगा, तो जब इस पे अप्लाई होगा तो ये यूं नहीं लिखा जाएगा, ये यूं लिखा जाएगा ई ऑफ एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन और मल्टीप्लाई होगा ई ऑफ एफ कैप ऑफ एक्स एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जब मज़ीद रिजॉल्व होगा ना, हम कहेंगे कि नॉइज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो वो अपनी जगह हमेशा रहेगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं नॉइज़ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा मैं ये वाला जो स्टेप है उसको हटा रहा हूँ, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैसी हो गया। ये वाली चीज़ को दोबारा एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से यहाँ पे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ कैप ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, यहाँ बंद नहीं होगा, प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ कैप ऑफ एक्स और ये और एप्सिलॉन और ये। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, सब पे ई अप्लाई कर देंगे। जब सब पे ई अप्लाई होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ कैप ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमने पहले भी देखा था, ये क्या चीज़ें, ये जो होता है हमारे पास नॉइस वेरिएंस है। ठीक है, उसके अलावा हमने बोला था एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वो आएगी, वेटेड मीन आएगा, वो ज़ीरो के बराबर आएगा, तो इसकी वजह से जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये पूरी टर्म चली जाएगी हमारे पास। तो क्या बचेगा, ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ कैप ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन, क्योंकि ये नॉइस वेरिएंस है, और बाकी पूरी टर्म हमारे पास हो गई है ज़ीरो। ठीक है, फिर जो हमारे पास वैलिड मीन स्क्वायर्ड एरर आया है ना, वो आया है ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ वैलिड मीन स्क्वायर्ड एरर, और ये हम लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम के लिए करते हैं, इसलिए हम मीन स्क्वायर्ड एरर ले रहे हैं। कोई और मॉडल यूज़ करते तो उसकी थोड़ी डेरिवेशन भी डिफरेंस हो सकती थी और उसका एरर भी डिफरेंट आता। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें अगर ट्रेड ऑफ देखनी है नॉइस और बायस और वेरिएंस की, सो इफ़ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, पहले क्या है ये वाली टर्म है। ठीक है, अगर हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो इस तरीके से लिख दूंगा मैं, ठीक है, प्लस नॉइस वेरिएंस, और अब ये एक बार ऐड करता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा ये माइनस है, प्लस नहीं है, ये स्क्वायर बाहर है, अंदर नहीं है। ठीक है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज का मतलब ये वाली टर्म इधर करके लिख दें, ई ऑफ सॉरी सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन, और ये वाली टर्म, मतलब ये जो पूरी टर्म है ना, ये अगर हम ऐसे लिख लें,
और ये दोनों टर्म अलग से लिख लें, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली चीज़ है ना, ये हमारे पास एक्चुअल में वेरिएंस ही है। हमने जो वेरिएंस का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, x माइनस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें और ये वाले की ये होल स्क्वायर हो रहा है, तो दिस इज़ एक्चुअली वेरिएंस। और जो हमारे पास वेरिएंस होती है, जो हमने वेरिएंस निकाली थी यहाँ पे, अगर x को हम सपोज कर रहे हैं कि वो हमारा एरर वाला है फंक्शन f ऑफ x माइनस एफ कैप ऑफ x, ठीक है। तो इस पे अगर हम पुट करें x की जगह हम ये वाली पूरी टर्म डाल दें f ऑफ x माइनस एफ कैप ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे f ऑफ x माइनस एफ कैप ऑफ x, वो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसका मीन आ जाएगा, और माइनस कर दें इससे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x, उसका मीन निकाल के उसका स्क्वायर निकाल दें। तो यहाँ पे वेरिएंस थी, ये हमने प्रूफ किया था कि वेरिएंस निकलती कैसे। तो दिस इज़ वेरिएंस, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट प्रूव्स टू बी बायस स्क्वायर, और ये हमारे पास नॉइस है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो निकालते हैं, हमारा एक डेरिवेशन है जो हमें बताती है कि हमारा अच्छा मॉडल कौन सा होगा। इस इक्वेशन से हमें वो पता चलता है कि उसमें नॉइज़ भी ऐड हो जाती है, बायस भी हो जाता है, वेरिएंस भी हो जाती है। अच्छा, अब इस मॉडल से हमें कैसे पता चल सकता है कि बायस कैसे होगा, वेरिएंस कैसे कम होगा, वो भी एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि अगर बायस की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू होगी तो उसकी वजह से वेरिएंस क्या होगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप इधर शो होता है, ठीक है। द वेरिएंस इंक्रीजेज व्हेन द राइट हैंड साइड टर्म डिक्रीजेज, वो इस वाली टर्म को कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने निकाला है इट इज़ टोटल एरर, इसमें हम वेरिएंस को भी काउंट कर रहे हैं। वेरिएंस कम आती है जब हमारा मॉडल ओवर फिटिंग कर रहा होता है। इसमें हम बायस को भी काउंट कर रहे हैं। वेरिएंस का बायस तब आता है जब हमारा मॉडल अंडर फिटिंग कर रहा होता है, और नॉइज़ तो हमेशा रहती है डेटा में। तो ये हमारा टोटल एरर काउंट कर रहा है। पहले हम इंडिविजुअल एरर्स पे काम कर रहे होते थे, या तो वो अंडर फिटिंग का होता था या तो वो ओवर फिटिंग का होता था। अब हम दोनों को मिला के बोल रहे हैं कि बायस, वेरिएंस, नॉइज़ ये सब मिल के बताएँ, और ये वाला एरर जो है मिनिमाइज़ हो, तो वाकई में पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे क्या होगा, ना ज़्यादा वो अंडर फिटिंग में जा रहा होगा, ना ज़्यादा वो ओवर फिटिंग में जा रहा होगा। तो एक ऑप्टिमल बैलेंस हमें चाहिए होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये हमारा एरर है, ठीक है, और ये हमारा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम बायसनेस की लाइन खींचेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, दिस इज बायस स्क्वायर। ये क्या है, जब मॉडल कम कॉम्प्लेक्स था तो एरर बहुत ज़्यादा था, जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई एरर डिक्रीज़ होता गया। फिर आता है वेरिएंस। वेरिएंस का प्लॉट कुछ ऐसे बनता है, ये कहता है कि जब मॉडल कम कॉम्प्लेक्स था तो एरर भी कम था, लेकिन जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी वेरिएंस बढ़ना शुरू हो गई। जब मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो ओवरफिट भी कर जाते हैं और वेरिएंस भी आ जाती है उसमें। और जब मॉडल कम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सिंपल, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसमें एरर बहुत ज़्यादा आने के चांसेस। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ट्रेनिंग डेटा भी ज़्यादा होगा, तो
एरर या बायसनेस कम हो जाएगी। तो जो ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ है ना इनकी, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अगर हम ये वाली चीज़ देखें तो ये एक ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ है, जो अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव की है ना, उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हम इस वाली ट्रेड ऑफ पे यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करें कि हमारा एरर बायस भी कम हो और वेरिएंस भी कम हो, जिससे क्या होगा, एरर भी कम आ रहा होगा। एरर आएगा, अभी भी आएगा, लेकिन कम आएगा। तो जो हमारा टेस्ट एरर है, इट इज़ नाउ बेसिकली बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस नॉइस, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की, और जो है हमारी एक छोटी सी इक्वेशन थी जिससे हमें पता चलेगा टोटल एरर फॉर अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसमें कोई और एरर वाला भी फंक्शन दे सकते हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अगर कॉस्ट फंक्शन ले लें, एरर जो होता है उस पर अगर हम इसको चेक करें कि क्या आ रहा है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की टोटल एरर की इक्वेशन मिल जाएगी। ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल की है। तो इस तरीके से होता है। अब एक और वीडियो आएगी, उसमें सर ने 2-3 क्वेश्चन दिए थे एज एन एक्सरसाइज, दीज आर ऑल्सो डेरिवेशंस ही, तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।